तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टेशन में। आप लोग जानते हैं सीटेट 2024 का एग्ज़ाम जनवरी महीने में ही आयोजित होने वाला है 21 तारीख को। और ये जो एग्ज़ाम है अब ऑफलाइन मोड में हो रहा है। ऑफलाइन, पहले ऑनलाइन हुआ करता था, लेकिन ये पिछले बार से ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और इस एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है, अच्छा सेक्टर भी कह सकते हैं, और स्कोरिंग ये सेक्टर होता है जिसको हम लोग ईवीएस कहते हैं। और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोग यहाँ अच्छा से अच्छा स्कोर करके अपने सीटेट के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा पेपर वन में मेरा था 131 नंबर और पेपर 2 में मेरा था 123 नंबर। तो मैंने सीटेट के लिए ईवीएस कैसे कवर किया था वो आप लोगों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वो सीटेट के लिए ईवीएस कैसे आप अपना सही कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे पास एक नोट्स है जो मैंने बनाया हुआ है। उस नोट्स का वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा, जिसमें लगभग 150 प्रश्न होंगे और मैं 3 से 4 दिनों में टोटल ईवीएस आपका कंप्लीट करा दूंगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं कैसे प्रश्न। देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में आप जाइएगा तो एनसीईआरटी बुक है, ये सब कक्षा 3 का, ये जितने भी प्रश्न आपको हम दिखाएंगे ये कक्षा 3 के हैं। उसके बाद कक्षा 4 के सारे कक्षा से प्रश्न लिए गए हैं, सारे हम प्रश्न आपके सामने शेयर करेंगे। चलिए, तो क्या क्या प्रश्न देखते हैं। ये पहला है कि हमारा परिवार हमारा स्कूल होता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है, हम अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा करीबी से जुड़े होते हैं। ये भी बात सही है, लेकिन बेसिक सब क्वेश्चन। लेकिन 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार सीटेट में प्रश्न देखने को मिला है, यानी कि ये वीवीआई प्रश्न है और इसको एकदम आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। 3 नंबर जो प्रश्न, देखिए क्या प्रश्न है। हांगकांग के लोग जो है सांप खाना पसंद करते हैं और उन सांपों को लिंग हु फेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों को लिंग हु फेन, ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली या खाना बनाते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न, ये पिछला बार जब मैं सीटेट दिया था तो ये प्रश्न था कि किस राज्य में मछली सरसों के तेल में पकाई जाती है। तो ये हो जाएगा कश्मीर में। लेकिन वहीं उसके विपरीत अगर पूछ दे कि किस राज्य में मछली नारियल के तेल में पकाई जाती है, तो हो जाएगा गोवा एवं समुद्र तटीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा हम बता देते हैं बेसिक चीज़। देखिए, अगर आपसे पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ सरसों का तेल होता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग जेकेएस से। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ गोवा जो है यहाँ नारियल का तेल। तो वैसे भी आप लोग गोवा अगर गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा दिखते हैं और नारियल की वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। तो गोवा में नारियल के तेल में मछली जो है पकाई जाती है और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर है, केरल में लोगों के आंगन में ही नारियल के पेड़ मिल जाते हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ घर घर में नारियल का पेड़ लगा हुआ है, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे। और ये साथ ही गोवा, जो हम लोग अभी प्रश्न देखें कि नारियल के तेल में मछली गोवा में पकाई जाती है, ये केरल के लिए भी ये प्रश्न सही है। तो इसको दोनों को ध्यान रखिए, क्योंकि केरल भी एक समुद्र तटीय प्रदेश है और वहाँ के लोग टैपियोका खाते हैं। इस टैपियोका से बहुत अधिक प्रश्न बनता है। इस टैपियोका से पूछता है कि टैपियोका किस राज्य के लोगों के द्वारा खाया जाता है, तो यह केरल के लोगों के द्वारा हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है, क्योंकि जिस प्रश्न से मैंने ऐसे टिक अगर किया है प्रश्न पे, तो समझिएगा वो वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि देखिए, 7 नंबर प्रश्न पे हमने टिक किया है, उसके बाद 8 नंबर प्रश्न पे भी हमने टिक किया है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है दिखाते हैं। और पिछले परीक्षा में, जिसमें मैंने परीक्षा दिया हुआ था, उसमें पूछा हुआ था। पूछता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से गर्दन को आगे पीछे करता है। तो झटका से अगर पूछेगा तो मैना हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर प्रश्न को चेंज करता है और प्रश्न पूछता है कि कौन अपनी गर्दन जो है 360 यानी पूरा पीछे की तरफ तक घुमा सकता है, तो यहाँ उल्लू हो जाएगा। ठीक है, उल्लू जो है एक ऐसा पक्षी है जो पूरा 360 डिग्री अपना गर्दन को घुमा देता है एक राउंड। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर है,
तोता आदमी की नकल कर सकता है, ये तो आप लोग जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों एवं डिजाइन के होते हैं और उनको उड़ने में मदद करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं, समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। देखिए हम लोग ऐसे बेसिक में जानते हैं कि पक्षियों के पंख जो है उड़ने में सिर्फ मदद करते हैं, लेकिन नहीं, पक्षियों के जो पंख हैं उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं, उनको ठंडी से बचाते हुए, इसको ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न है 12 नंबर, शिक्षक के जो है, शिक्षक के अलावा भी और सारे बहुत जानकारी के स्रोत हैं, बहुत सारे जानकारी के स्रोत हैं, जैसे कि आजकल तो मोबाइल, टीवी इत्यादि, आस पड़ोस के परिवेश से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसको ध्यान रखना, इसको तो CDP में भी हम लोगों को पढ़ना है। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है जो जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए चलती है, बेसिक चीज़ है। 14 नंबर, हम लोग विदेश जो है हवाई जहाज से जाते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। अब देखिए, अब अगला प्रश्न जो है ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये पूछता है कि कहाँ के लोग अधिकतर नाव की सवारी करते हैं। देखिए नाव की सवारी तो हम लोग भी करते हैं, हर राज्य के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अधिकतर कहाँ के लोग करते हैं, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो केरल में हो जाएगा कि अधिकतर वहाँ के केरल के लोग जो है नाव की सवारी करते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, शिमला में लोग घोड़े की सवारी अधिक करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि घोड़े की सवारी तो हम लोग भी करते हैं, तो देखिए यहाँ अधिकतर की बात हो रही है कि शिमला में लोग घोड़े की सवारी अधिकतर करते हैं। चलिए 17 नंबर है, हम लोग अपने आसपास के लिए साइकिल रिक्शे से चले जाते हैं, ये जनरल सा प्रश्न है। चलिए अगला हम लोग 18 नंबर प्रश्न से देखते हैं, फिर थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, लंबी दूरी के लिए आसान सवारी करते हैं, ये बेसिक सा प्रश्न है। 19 नंबर है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का तरीका ब्रेल लिपि के माध्यम से होता है, अच्छा प्रश्न है। और ब्रेल लिपि जो है ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रेल लिपि। आज आइए ब्रेल लिपि के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि एक अंधे व्यक्तियों को पढ़ने का एक यंत्र है, और इसको बनाने वाले कोई और नहीं, लुइस ब्रेल साहब थे, ठीक है, लुइस ब्रेल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज, एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, जिसे हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। मतलब ब्रेल लिपि पर एक उस जो पेपर होता है उस पर एक गड्ढे की तरह बना रहता है, जिस पर जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उसको छू कर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको बनाने वाले कौन थे, तो 21 नंबर प्रश्न वही है। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे, एक मिनट रुक जाइएगा, माफ़ कीजिएगा, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे ये लुइस ब्रेल थे, लुइस ब्रेल, इनका नाम था लुइस ब्रेल। और कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, तो ये रहने वाले व्यक्ति थे फ्रांस के, इसको ध्यान रखिएगा, लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे, और जिनकी आँख 3 साल की उम्र में ही चोट लगने से खराब हो गई थी। और जब इनकी आँख खराब हो गई थी तो इन्होंने सोचा था कि हम अंधे व्यक्तियों के लिए एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे कि अंधे व्यक्तियों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। अगला प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 नंबर, ब्रेल लिपि 6 बिंदु पर आधारित होती है। जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय प्रश्न पूछा गया था कि ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुएं होती हैं, तो ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या जो है 6 होती है, इसको ध्यान रखना है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, देखिए मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रश्न पर मैंने टिक किया है पहले से, वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, PVI इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए प्रश्न पूछ रहा है, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में घर बांस के बने होते हैं, यानी जितने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम इत्यादि, उधर मेघालय वेघालय जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस से लकड़ी के घर बने होते हैं। अभी प्रश्न पूछा था पिछली बार कि किस राज्य में घर जो है बांस के ऊपर बनाया जाता है, तो बांस के ऊपर किस राज्य में बनाया जाता है, तो ये असम में हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। असम और जो भी पूर्वी राज्य हैं उधर के, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा बहुत होती है। देखिए अभी हमने बात किया, वहाँ वर्षा बहुत होती है, और वर्षा होती है इसलिए बांसों पर घर बनाया गया रहता है। जहाँ मेघालय एक प्रदेश है जहाँ मोन्सीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोन्सीराम जो है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। मोन्सीराम जो है ये विश्व का एक सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, इसको याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मोन्सीराम मेघालय में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू
प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर उत्तर प्रदेश के राज्यों में इसका स्रोत फॉल भी कहते हैं, यानी कि यहाँ बारिश ज़्यादा होता है, इसको स्रोत फॉल भी कहते हैं, स्नोफॉल लिखा हुआ है, स्नोफॉल भी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न से। 26 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है, पहाड़ी प्रदेश में जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, यानी कि जो भी ठंडा प्रदेश है, जैसे लद्दाख वद्दाख में जाइएगा, जम्मू कश्मीर में जाइएगा, हिमाचल प्रदेश में जाइएगा, वहाँ पर आपको मकान जो है लकड़ी से या पत्थर से बने हुए दिखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी तो जानते हैं, बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? तो बर्फ के घर को कहा जाता है इग्लू। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। ये तो आप कहने वाली बात है नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती है और इनकी छतें कंटीली बनी होती है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछता है कि कहाँ किस राज्य में घरें जो है झोपड़ियों की जो छतें होती है कटीली झाड़ियों से बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने जिस प्रश्न पर भी पहले से टिक किया है उसको समझ लीजिएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउस बोट शिकारा जम्मू कश्मीर के डल झील में चलने वाली नाव है, ये पूछा था मेरे पेपर में। और ये प्रश्न ऐसे पूछा था कि किस राज्य में नाव जो है हाउस बोट और शिकारा नाम की नाव चलाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ जम्मू कश्मीर में, इसको ध्यान रखिएगा, डल झील में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, झील को चार चिनारी कहते हैं। देखिए झील का दूसरा नाम चार चिनारी भी है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में चाय को कहवा कहते हैं। देखिए श्रीनगर में चाय को कहवा कहा जाता है, चाय का मतलब चाय और कहवा मतलब कॉफ़ी भी होता है। कहवा कॉफ़ी जो कि ब्राज़ील का ये बहुत ही प्रसिद्ध कॉफ़ी है। ये जब पूछेगा कहवा कॉफ़ी कहाँ का है, तो कहवा कॉफ़ी है ब्राज़ील का, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है। अब देखिए कक्षा 3 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने एकदम NCERT वाइज एकदम प्रश्न उठाया है। कक्षा 3 से प्रश्न जो थे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोगों के प्रश्न जो है कक्षा 4 से हैं, और कक्षा 4 के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो बताएंगे, उसके बाद 5 के बताएंगे। इस तरह से सभी कक्षाओं के जितने भी EVS के प्रश्न बन सकते हैं सब हमने इससे PDF में लिया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा नोट साबित होने वाला है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आए थे परीक्षा में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये करा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे CTET में फेल हो जा रहे हैं और CTET में उनका देख रहा हूँ कि EVS में नंबर काफ़ी कम आ जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने जैसे मैंने एग्ज़ाम में फॉलो किया है वो सभी को बताया जाए। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। पहाड़ी प्रदेश में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली जो लकड़ी से बना झूला होता है की मदद लिया जाता है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ये ट्रॉली रस्सी के माध्यम से जो सामान्यतः लोहे की होती है इसी से सरकता है, ये तो आप लोग जानते हैं, देखे हुए हैं, ये प्रश्न आप लोग जानते हैं। 35 नंबर। चलिए 36 नंबर है, सामान्यतः नदी को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं जो सीमेंट ईंट और लोहे की सरियों से बना होता है, ये तो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। चलिए 37 नंबर प्रश्न, राजस्थान में दिन में रेत खूब तपती है तो बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, वहाँ ऊँट गाड़ी चलाई जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा हुआ प्रश्न देखिए, केरल में नाव को बल्लम बोला जाता है, पूछा था केरल में नाव को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है वल्लम के नाम से, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, मैदानी इलाकों के बच्चे, यहाँ देखिएगा, मैदानी इलाकों के बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे लगते हुए स्कूल पहुँचते हैं, नॉर्मल सा प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न, लड़कियां पहले स्कूल नहीं जा पाती थी लेकिन अब साइकिल चलाकर 7-8 की टोली में स्कूल पहुंच जाती है, नॉर्मल प्रश्न है ये सब। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद रुके हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न पे ही लेके चलते हैं आपको। चलिए ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ, क्योंकि उत्तर में बर्फ जमा रहता है, ये भी नॉर्मल सा प्रश्न है,
उत्तराखंड की पहाड़ियों के लड़के ऊबड़ खाबड़ पतली रास्तों से भागते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। चलिए, कुछ जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। जिनके कान दिखते हैं उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, पंख से ढके होते हैं, नीचे की मदद से पक्षी सुनते हैं। पक्षियों के भी कान होते हैं। हम लोग अगर अभी ऐसा सोच रहे हो कि पक्षियों के कान नहीं होते हैं तो ये गलत है, क्योंकि पक्षियों के भी कान होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है मगरमच्छ। मगरमच्छ के भी कान होते हैं। यहाँ पे 45 सॉरी माफ कीजिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर, आ गया इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन जानवर के कान बाहर की तरफ दिखाई देगा और उनके शरीर पर बाल होगा तो बच्चा देगा। ठीक है, और जिन जानवरों के 48 नंबर देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देगा, जिन जानवरों का कान बाहर नहीं दिखाई देता, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं? अंडा देते हैं। इस प्रश्न को ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है बहुत साल पहले, 49 नंबर प्रश्न है। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर होते थे, लेकिन अब नहीं है। यह सबसे बड़ा जानवर होता था और यह अंडे देता था। यह भी प्रश्न अच्छा है। पूछता है कि सबसे बड़ा अंडा देने वाला जानवर कौन सा था जो अभी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डायनासोर। प्रश्न इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 50 नंबर, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, पक्षी, मोर, ये सब बेसिक प्रश्न है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, राष्ट्रीय गान जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल और हमारा राष्ट्रीय फल आम है। इसको ध्यान में रखें। 51 नंबर प्रश्न है जो मेरे भी एग्जाम में पूछा था और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है ये प्रश्न, तो इसको ध्यान थोड़ा सा रखना हम लोगों को जरूरी हो जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, देखेंगे, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है एक दिन में 100 किलो से अधिक पेड़ों के पत्तियों को खा जाता है और यह 2 से 4 ही घंटा सो पाता है। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है, उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कान को हिलाकर हवा करता है, जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं, वो बेचारा भी उससे हवा करता है। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, ये पूछा था हुआ प्रश्न, मेरे ही एग्जाम में पूछा था, ये भी EVS में। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है? तो हाथी के 3 महीने का जो बच्चा होगा उसका वजन हो जाएगा 200 किलोग्राम। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, 54 नंबर प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है कि पूछे। 54 नंबर प्रश्न है, हाथी के झुंड में के साथ रहते हैं, झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही हैं, झुंड में रहते 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 फिर वे झुंड की नेता होती है, यानी कि हथिनी जो होती है वही झुंड की नेता होती है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि एक झुंड में कितनी हथनियाँ रह सकती है? तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। देखिए, जो बच्चा हाथी होता है वो 14 से 15 साल उस झुंड में रहता है और उसके बाद वो झुंड छोड़कर अकेला रहने लगता है। बस यही बात यहाँ ध्यान रखना है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलो, अगला प्रश्न है 56 नंबर, अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव के रहने वाले, उसके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। इस पेड़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, तो धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये सब कंटेंट आप लोगों को बना कर दिया जाता है। और प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अगर वीडियो पर अच्छा आप लोगों का सपोर्ट रहा, लाइक रहा, सब्सक्राइब रहा, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और ये पूरा PDF भी आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।